हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अपनी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पिछले 5 साल में एसएससी सीपीओ की एग्जाम से पूछे गए थे, उसकी सीरीज में ये अगला वीडियो है। आज हम देखेंगे एसएससी सीपीओ प्री एग्जाम 2019 की जो सभी शिफ्ट में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे वो हम आज देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था वो था ए स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। कि एक स्कूल हो या कोई प्रिजन हो, प्रिजन मीन्स जेल, हॉस्पिटल या कोई खुद का व्यक्ति या कोई बड़ा घर हो, बंगलो हो, उसके अंदर पूजा के लिए ईसाई लोगों ने एक छोटा सा रूम बना रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे चर्च, सेकंड है चैपल, तीसरा है कैथेड्रल, फोर्थ है कॉन्ग्रीगेशन। तो पहला ऑप्शन चर्च। चर्च हमें पता ही है कि चर्च क्या होता है, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो उसको चर्च बोलते हैं। बट चर्च क्या होता है, किसी हाउस या किसी हॉस्पिटल में स्टेब्लिश नहीं होता, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अलग से बिल्डिंग होती है। कैथेड्रल क्या होता है, कैथेड्रल हमने सुना होगा कि हम गोवा जाते हैं तो कैथेड्रल देखते हैं वहां पे। तो कैथेड्रल क्या होता है, मेन चर्च ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट अंडर द केयर ऑफ ए बिशप। कि जो कोई सिटी है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो सबसे बड़ा मेन चर्च होगा उसको हम कैथेड्रल बोलेंगे, और उसका इंचार्ज कौन होगा, पादरी होगा, बिशप होगा, जो सबसे बड़ा ईसाई समुदाय का व्यक्ति माना जाएगा उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, कैथेड्रल। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कैथेड्रल होगा बट कई सारे चर्च हो सकते हैं। तो हिंदी में कैथेड्रल को क्या बोलेंगे, चर्च क्या होगा, गिरिजाघर, और कैथेड्रल क्या होगा, मुख्य गिरिजाघर। तीसरा है कॉन्ग्रीगेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। कॉन्ग्रीगेशन जगह नहीं होती, जो एक धर्म के लोग होते हैं जो किसी की पूजा करते हैं, वो इकट्ठा होकर पूजा कर रहे होते हैं या फिर धर्म से संबंधित कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रीगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं धार्मिक सभा। जैसे ये सब लोग इकट्ठा हो गए, कोई जैसे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं तो ये लोग क्या कर रहे होंगे, कोई भी बाइबल का कुछ सुन रहे होंगे, पाठ सुन रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, चैपल। चैपल का क्या मीनिंग होता है, ए स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। कि एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी जाए या फिर एक छोटा सा रूम बना दिया जाए, उस किसके अंदर, स्कूल के अंदर, जेल के अंदर, हॉस्पिटल या लार्ज प्राइवेट हाउस में, जहाँ पे ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठा होकर पूजा कर सके। जैसे आप देखो कि छोटा सा रूम है, यहाँ पे उन्होंने बना दिया है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की वो स्टेच्यू या कुछ रखी रहेगी, फोटोज रखी रहेंगी, और लोग इकट्ठा होकर यहाँ पूजा कर सकते हैं, फिर अपने काम पे लौट जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, चैपल। चैपल मतलब पूजा घर ईसाइयों का। तो चैपल वर्ड सुनते ही आपके माइंड में ये पिक्चर एसोसिएट होनी चाहिए। तो अब अपना आंसर क्या होगा, चर्च हो नहीं सकता, कैथेड्रल में नहीं होगा। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, धार्मिक सभा होती है, तो अपना आंसर क्या होगा, चैपल। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। कि किसी पद पर कोई व्यक्ति अभी बैठा है, उससे पहले उस पद पे कौन व्यक्ति था, उसको क्या बोलेंगे। अपने ऑप्शन है सक्सेसर, सेकंड है एंशिएंट, तीसरा है प्रेडेसेसर, फोर्थ है डिसेंडेंट। ये अब इस अगर आपने मेरी प्रीवियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज देखी होगी, टीसीएस सीरीज, तो उसमें ये वर्ड ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आपने वो देखी हो तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर होता है ए पर्सन हु हैज ए जॉब, पोजीशन और टाइटल आफ्टर समवन एल्स। कि किसी भी जॉब पे या फिर किसी भी पोस्ट पे कोई व्यक्ति है, आज के दिन विराजमान है, उसके बाद में जो आ गया, फ्यूचर में आने वाला जो बंदा है उसके बाद में आएगा, उसको हम बोलेंगे सक्सेसर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वारिस या उत्तराधिकारी। दूसरा वर्ड क्या है, एंशिएंट। एंशिएंट का क्या मीनिंग होता है कि जो बहुत पुराना हो, अपने अभी टाइम से काफी हो, तो उसको काफी पुराना हो, तो उसके बारे में हम कुछ भी रिफर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्राचीन। जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है, प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर का क्या मीनिंग होता है, ए पर्सन हु हैड ए जॉब, पोजीशन और टाइटल बिफोर समवन एल्स। आज के दिन कोई बंदा किसी पोस्ट पे बैठा है, उससे पहले उस पोस्ट पे कौन व्यक्ति था, तो उसको बोलेंगे प्रेडेसेसर, हिंदी में बोलेंगे पूर्व अधिकारी। अब इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको इसको ऐसे एग्जांपल से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक वर्ड होता है इनकम्बेंट, INCUMBENT। ये भी आप याद कर लीजिए, इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बनता है और वोकैबुलरी में भी पूछा जाता है। इनकम्बेंट कौन होता है, कि किसी भी पब्लिक पोस्ट पे या कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट हो या कोई सरकारी ऑफिसर की पोस्ट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर किसी पर्टिकुलर कोई मंत्री है,
तो उस सीट पे आज के दिन कौन बैठा है उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। तो जैसे इसको आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आज के दिन इनकम्बेंट कौन है, मोदी जी। अब यहाँ पे अपने प्रेडेसेसर में देखा कि जो आज के दिन विराजमान है उससे पहले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, प्रेडेसेसर। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की सीट का प्रेडेसेसर कौन होगा, मनमोहन जी होंगे। और सक्सेसर जो बाद में आने वाला है, जो अभी आया नहीं तो फ्यूचर में हम देखेंगे, जो मोदी जी के बाद आएगा वो कौन होगा, इस पोस्ट का सक्सेसर होगा। तो अब समझ गया आप, अभी जो है वो इनकम्बेंट, इससे पहले जो था प्रेडेसेसर, इसके बाद में आने वाला है वो सक्सेसर। फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन था डिसेंडेंट। डिसेंडेंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वंशज, कि हम बोलते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंश के डिसेंडेंट हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज बोलते हैं, तो डिसेंडेंट मीन्स वंशज। तो ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, तो बिफोर द करंट होल्डर क्या होगा, प्रेडेसेसर। अब तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल, कि लड़ाई है और जो वायलेंस होती है ये इसको किसी भी आधार पे जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, ये तो होनी ही नहीं चाहिए, लड़ाई तो हमेशा ही नुकसानदायक रहती है, ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। ऑप्शन पहला है ऑप्टिमिस्ट, सेकंड है पेसिमिस्ट, तीसरा है एनार्किस्ट, फोर्थ है पेसिफिस्ट। अब फ्रेंड्स मैं ये बोलूंगा कि ये तो बहुत आसान है, अगर आपने पुराने वीडियो मेरे देखे होंगे तो ये सारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और एसएससी के वन वर्ड या फिर वोकेबलरी पार्ट के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि 90% जो ऑलरेडी पास्ट 5 ईयर्स में पूछा गया है वो रिपीट होता है। तो जो लास्ट के अंदर 5 साल में जो चीजें रिपीट हुई हैं उनके अंदर तो आप कोई रिस्क ले ही नहीं सकते, आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट इज समबडी हु लुक्स एट पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज होती है उसकी जो पॉजिटिव क्या हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आशावादी, कि वो कुछ अच्छा होने की आशा करता है हमेशा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आशावादी। और ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम क्या होता है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है कि वन पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, वो हमेशा ये सोचता है कि यार ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दिक्कत हो जाएगी, वो कभी अच्छी चीजों के बारे में नहीं सोचता, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निराशावाद। तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावाद या निराशावादी। तो ये वर्ड्स तो आशावादी निराशावादी तो आप सबने सुन ही रखे हैं बचपन से। तीसरा वर्ड क्या होता है, अनार्की। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, अनार्की। अनार्की क्या होता है, ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, कि किसी भी देश के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां पे कोई सरकार नहीं हो या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं हो या फिर कंट्रोल नहीं हो, जिन लोगों का जो बस चलता है या जैसी इच्छा होती है वो लोग वैसा ही काम करने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अनार्की। हिंदी में इसको बोलते हैं अराजकता, कि हम अक्सर बोलते हैं कि अराजकता फैल रही है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे जिस देश में अनार्की होती है तो क्या होते हैं कि लोग सड़कों पे उतर आ जाते हैं, वो कुछ भी करते हैं, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अनार्की। अनार्की मीन्स अराजकता। अब नेक्स्ट वर्ड है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट वर्ड याद करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने पैसिफिक ओशियन सुना होगा। पैसिफिक ओशियन किसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर को। तो उसको पैसिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत है, इसलिए उसका इंग्लिश में नेम है पैसिफिक ओशियन। तो उसी वर्ड से, रूट वर्ड से डिराइव होकर बना है पेसिफिस्ट। तो पेसिफिस्ट कौन होगा, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि युद्ध और हिंसा किसी भी आधार पे जस्टिफाई उनको नहीं किया जा सकता, वो कभी होनी ही नहीं चाहिए। हिंदी में ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, शांतिवादी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल। ऑप्टिमिस्ट हो नहीं सकता, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी। अनार्किस्ट क्या होता है, अराजकता। और पेसिफिस्ट क्या होता है, शांतिवादी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेसिफिस्ट। जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था वो है ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, कि कई सारे वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स का जो इनिशियल, जो सबसे पहला लेटर है, उन सबसे मिला के जो वर्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। अब मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने पढ़ रखा हो तो बहुत टफ नहीं है, बट इसमें एक दो ऑप्शन है वो टफ है, लेकिन उन ऑप्शंस की आपको चिंता नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको करेक्ट आंसर आता है, तो ऑप्शन कितने भी टफ क्यों ना हो, ऑप्शंस की आपको चिंता ही क्यों करनी। तो पहला ऑप्शन है होमोनिम, सेकंड है एक्रोनिम, तीसरा है टोपोनिम, फोर्थ है स्यूडोनिम। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोनिम क्या होता है। होमोनिम भी आपने जरूर पढ़ा ही होगा। होमोनिम का मीनिंग होता है ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड
और प्रोनाउंस्ड लाइक इट बट दैट हैज ए डिफरेंट मीनिंग, कि एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द की तरह या तो उसका उच्चारण किया जाता है या फिर उसकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग अलग होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? होमोनिम। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? भिन्नार्थक शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये वर्ड है एट, ईट, एट, एट, कि जो ईट होता है खाना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो एट कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एट मीन्स खाना खाया। और दूसरे शब्द EIGST, इसका मीनिंग क्या होता है? एट। इसको प्रोनाउंस आठ, और प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? एट। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों का मीनिंग अलग है। तो जो ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं हम? होमोनिम्स। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम तो आपने ऑलरेडी बहुत जगह पढ़ा होगा। ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, कि शब्दों के प्रथम अक्षरों को लेकर उनसे बना हुआ शब्द को हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। अब बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे सुनोगे कि एड्स हम सुनते हैं कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जो इनका जो पहला वर्ड लेटर है सभी वर्ड्स का, वो मैंने रेड में हाईलाइट किया है, AIDS। इनको उठा के हमने क्या वर्ड बनाया? एड्स। तो हम इस वर्ड को हर कोई जानता है एड्स को, लेकिन ये बना कैसे? एक्चुअली अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, ये क्या है? एक्रोनिम है। दूसरा क्या हो सकता है एक्रोनिम? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल का C ले लिया, ब्यूरो का B ले लिया, इन्वेस्टिगेशन का I ले लिया, तो CBI बन चुका। तो बहुत सारे जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं वो अक्सर एक्रोनिम ही होती हैं। तीसरा वर्ड क्या है? टोपोनिम। टोपोनिम ए प्लेस नेम स्पेशली वन डिराइव्ड फ्रॉम ए टोपोग्राफिकल फीचर, कि किसी जगह का नाम जो उस जगह पे किस तरह का टोपोग्राफी है, किस तरह का वहां पे लैंडस्केप है, किस तरह का क्या ज्योग्राफिकल फीचर बना हुआ है, तो उससे आधारित कोई शब्द का जगह का नाम बना रहता है तो उसको हम बोलते हैं टोपोनिम। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है, तो डेजर्ट से नाम बना हुआ है। जैसे मरुस्थली होती है, डेजर्ट को मरुस्थली बोलते हैं, तो मरुस्तान बोलेंगे जगह को, तो मरुस्तान नाम क्यों पड़ा? रेगिस्तान मरु बोलते हैं तो उससे डिराइव हुआ है। तो इस टाइप के जो नाम होते हैं उनको टोपोनिम बोलते हैं, कि कोई स्थान का नाम उस जगह पे कैसी ज्योग्राफिकल फीचर है उससे डिराइव हुआ होगा तो उसको बोलेंगे स्थान नाम, टोपोनिम। नेक्स्ट वर्ड है स्यूडोनिम। अब यहाँ पे फ्रेंड्स P होता है वो साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे इसको? स्यूडोनिम। इसका मीनिंग क्या होता है? ए नेम यूज्ड बाय समबडी स्पेशली ए राइटर इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, कि कोई व्यक्ति होता है, फॉर स्पेशली कोई लेखक है तो वो किताबें छापता है, तो वहां पे जो अपना नाम लिखता है वो रियल नाम नहीं होता, उसके लिए दूसरा नाम लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम। जैसे पेन नेम भी बोलते हैं इसको। पेन नेम इज जिस नेम के अंडर वो बंदा लिखता है उसको पेन नेम बोलते हैं। जैसे हेलो आई एम, जो भी नाम लिखा, ये इसका ऑथर का रियल नेम नहीं होगा, ये दूसरे नाम से लिखा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडोनिम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? छद्म नाम। तो ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, होमोनिम होगा नहीं। होमोनिम क्या होते हैं? भिन्नार्थक शब्द। टोपोनिम क्या होता है? ज्योग्राफिकल फीचर से किसी जगह का नाम डिराइव होता है वो। स्यूडोनिम क्या होता है? छद्म नाम। तो एक्रोनिम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजीली, कि कोई व्यक्ति उसको अप्रोच करना क्या होता है? पहुंच लगाना या उस तक पहुंच पाना या बात कर पाना। फॉर एग्जाम्पल कोई मंत्री है तो वो सबके लिए अप्रोचेबल है, मतलब हर कोई व्यक्ति उसके पास जाके अपनी समस्या बता सकता है, तो उसको बोलता है हम अप्रोचेबल। तो ऐसा कोई व्यक्ति दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजीली, कोई ऐसा कोई व्यक्ति जहां तक तुम पहुंच नहीं सको। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास आप आसानी से आप अप्रोच नहीं कर सकते, आपको मिलने के लिए कोई रेडी ही नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? इनविंसिबल, सेकंड क्या है? इनएविटेबल, तीसरा है इनऑडिबल, फोर्थ है इनएक्सेसिबल। अब मैं ये बोलूंगा कि ये तो बहुत आसान है, ऐसे शब्दों को तो ये जो रोजमर्रा के शब्द हैं ये चारों वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या है? कैसे इसको ब्रेक करोगे? इन प्लस विंसिबल। तो विंसिबल का क्या मीनिंग होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसपे हम जीत हासिल कर सकें, दैट कैन बी कॉन्कर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विंसिबल। और हमने सुनाई है, जब हमने एंटोनिम्स पढ़े तो देखा था भाई किसी वर्ड के आगे इन लगा देते हैं तो वो उसका एंटोनिम बन जाता है। तो इन प्लस विंसिबल क्या हो जाएगा? एनीथिंग दैट इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज, कि कोई चीज इतनी मजबूत है या फिर कोई देश इतना मजबूत है या वहां की आर्मी इतनी मजबूत है कि उसको हराया ही नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। हिंदी में उसको बोलेंगे अजय, जिस पर जीत हासिल नहीं की जा सके। सेकंड क्या होता है? इनएविटेबल। तो अब कैसे इसको रूट वर्ड्स में बाइफरकेट करेंगे? इन प्लस एविटेबल। एविटेबल क्या होता है? अवॉइडेबल, कि दैट इज एविटेबल, मतलब वो उसको अवॉइड कर सकते थे, वो चीज को होने से अपन रोक सकते थे। बट इनएविटेबल क्या होगा? कि कोई चीज है जो होनी ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उसको हम बोलेंगे अपरिहार्य
या फिर जिसको रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वो होनी होनी है, तो वो हो गया इनएविटेबल। इनएविटेबल का सिनोनिम क्या होगा? अनअवॉइडेबल। तीसरा वर्ड क्या है? इनऑडिबल। तो ये तो बहुत आसान है, इन प्लस ऑडिबल। ऑडिबल किससे बना है? ऑडियो से। तो ऑडिबल क्या होता है? कोई चीज अपने को सुन सके, सुनाई देती हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑडिबल। इनऑडिबल क्या होगा? जो नहीं सुनाई देने वाला। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति आता है स्टेज पे आके, सबसे पहले स्पीच देना स्टार्ट करता है, माइक में बोलता है, तो सबसे पहले आके पूछता है कि भाई एम आई ऑडिबल, मैं सुन, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? अगर नहीं सुन पाएंगे तो वो इनऑडिबल होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनएक्सेसिबल। अब इसमें से एक्सेस क्या होता है? एक्सेस क्या होता है? पहुंच। एक्सेसिबल, जिस तक पहुंचा जा सके। इन लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इन प्लस एक्सेसिबल मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिस तक कोई पहुंच ही नहीं हो, जिस तक हम पहुंच नहीं सके, उसको अप्रोच नहीं कर सके, तो दैट कैन नॉट बी अप्रोच इजीली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन एक्सेसिबल। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि वर्ड्स को तोड़ना, मरोड़ना, रूट वर्ड्स में ब्रेक करना आप स्टार्ट कीजिए, आधे से ज्यादा वर्ड्स आप जल्दी ही सीख जाएंगे। और अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसको आप नहीं ब्रेक पाए, तो उसको किसी पिक्चर या पिक्टोग्राफ के साथ एसोसिएट कीजिए। इसी तरीके से आप वोकेबलरी याद कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। कि आप लिखित सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं किसके लिए? संपादन के लिए। और कैसे कर रहे हैं? कि कोई आपके पास ऑलरेडी कोई आर्टिकल है, उसको करेक्ट करें, सही करें कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये लाइन सही नहीं है, ये सोर्स सही नहीं है, और इसको, इसकी लेंथ ज्यादा हो रही है तो इसको शॉर्ट में करना होगा, इसका संक्षिप्तीकरण करना होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? समराइज। दूसरा क्या है? क्रॉप। तीसरा क्या है? अब्रीज। फोर्थ क्या है? एडिट। तो हम देखते हैं समराइज करना क्या होता है। हम अक्सर स्कूल में पढ़ते हैं कि इस चीज की समरी बनाओ। तो समराइज करना क्या होता है? सार प्रस्तुत करना, कि जो चीज है वो की वो हमें कम शब्दों में रिप्रोड्यूस करनी है, उसको हम बोलते हैं सार प्रस्तुत करना। क्रॉप करना क्या होता है? काटना। आजकल जैसे हम फोटोज को भी क्रॉप करते हैं, तो आधी फोटो को हम काट के आधी को रख लेते हैं, तो क्या होता है? क्रॉप करना। तीसरा क्या होता है? अब्रिज। अब्रिज का मीनिंग भी वही होता है, संक्षिप्त करना। भाई ब्रिज क्या क्या काम करता है? कि भाई इधर जमीन है, इधर जमीन है, बीच में पानी है, पानी के ऊपर से ब्रिज बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि दोनों जमीन के टुकड़ों के बीच की दूरी कम हो जाए, नहीं तो वो नदी कहीं ना कहीं खत्म होती है, हमें पूरा घूमकर आना पड़ता। तो अब ब्रिज क्या हो गया? संक्षिप्त करना। चौथा वर्ड क्या है? एडिट करना। तो एडिट का मीनिंग क्या होता है? संपादन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस फोटो में देख रहे हो कि ये कोई व्यक्ति है, तो ये क्या कर रहा है कि रेड कलर के जो ये लाइन है, ये लाइन नहीं आएगी, ये वर्ड्स गलत है, इनकी जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहा है? संपादन कर रहा है, चीजों को एडिट कर रहा है, फाइनल पब्लिकेशन के लिए रेडी कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपादन करना, एडिट। और आपने ये भी सुना होगा कि जो संपादक होता है हर समाचार पत्र का, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटर। EDITOR। एडिटर क्या हो गया? जो व्यक्ति चीजों को एडिट करता है उसको क्या बोलेंगे? एडिटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समराइज होगा नहीं। क्रॉप क्या होता है? काटना, नहीं होगा। एब्रिज क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ये वर्ड्स रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? ये क्या पूछ रहा है? पब्लिकेशन के लिए चीजों को करेक्ट करना, मॉडिफाई करना क्या होता है? समराइज में तो क्या होता है? करेक्शन तो होता नहीं है, संक्षिप्तीकरण होता है। एब्रिज में भी करेक्शन नहीं होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिट, संपादन करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ए लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर्ड टू इन ए स्कॉलरली वर्क। स्कॉलरली वर्क क्या होता है? स्कॉलर क्या होता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति। स्कॉलरली वर्क, भी कोई बंदा PhD कर रहा है, उसके लिए उसने कोई आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर उसने किन किन किताबों को रिफर किया है, और उनकी जो एक लिस्ट बना के रखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि आपने अक्सर पढ़ा होगा कि आपने एक बुक पढ़ी, बुक में कई जगह कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन आगे ऊपर नंबर लिखा रहता है 1, और चैप्टर के एंड में उसका वो लिखा रहता है, सोर्स लिखा रहता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस ऑथर की इस बुक से उठाई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इस लिस्ट को पूरी को क्या बोलते हैं, वो इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी, कैलीग्राफी एंड होलोग्राफी। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपने फाइल रूट वर्ड और ग्राफी या ग्राफर रूट वर्ड का जो मेरा वीडियो देखा होगा, तो ये सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी वहां कवर कर रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके इन वीडियोज को देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल को रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करेंगे? बिब्लियो प्लस फाइल। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे भी वर्ड बिब्लियो दिखे, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियो वर्ड जहां पे भी आता है तो उसका मीनिंग हमेशा होता है रिलेटेड टू बुक या बुक्स, बुक से ही रिलेटेड उसका मीनिंग होता है। और जहां पे वर्ड फाइल आता है, PHILE,
तो फाइल का मीनिंग क्या होता है? फाइल रूट वर्ड में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए रखा है। फाइल रूट वर्ड जहां पे भी आता है उसका मीनिंग होता है लव। तो बिब्लियोफाइल क्या होगा कि ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत प्रेम करता है, उसको पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्तक प्रेमी। तो बिब्लियोफाइल को आप इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि सी इज ए बिब्लियोफाइल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी को कैसे हम रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? कैली मीन्स ब्यूटीफुल। कैलीग्राफी जो पिछले 5 साल की अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपको बताऊं तो इसमें कम से कम हर साल किसी न किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑप्शन में कैलीग्राफी आया है। तो कैलीग्राफी में कैली मीन्स ब्यूटीफुल, ग्राफी हमें पता ही है टाइप ऑफ आर्ट और साइंस। तो कैलीग्राफी क्या होगा? द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, कि ऐसी हैंडराइटिंग लिखने की कला जो देखने से ही डेकोरेशन की तरह लगे। कि देखा हुआ कुछ लोगों की पेंटिंग की स्टाइल में कितनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। हिंदी में इसको बोलते हैं सुलेखन। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर से समझिए कि ये फोटो है, ये ताजमहल के किसी एक दीवार की है। तो इसमें यहाँ पे जो कुरान के जो लिखे हुए हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये कैलीग्राफी में लिखे हुए हैं, देखने से कितने सुंदर लग रहे हैं, जबकि ये वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग निकलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। और जो व्यक्ति ये काम करता है कैलीग्राफी मतलब सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है, उसको क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है होलोग्राफी। अब होलोग्राफी को आप कुछ नहीं, होलोग्राफी को आप होलोग्राम से याद रखिए। अपन बुक्स लाते हैं, उस पर आजकल होलोग्राम लगे आते हैं कि किताब सही है, नकली है, असली है, उसको चेक करने के लिए। तो होलोग्राम क्या होता है? एक फोटो होती है बट उसको देखने से लगता है कि वो 3 डायमेंशनल है, उसमें डेप्थ भी है। तो होलोग्राम्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल इमेज। होलोग्राफी क्या होती है? साइंस ऑफ क्रिएटिंग होलोग्राम। होलोग्राम से बनाने की जो साइंस होती है उसको हम बोलते हैं होलोग्राफी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फेमस मार्वल की जो आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा हुआ कि मूवी में कहीं पे ऐसा अपने सामने एक ऐसी इमेज से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो इसमें अपने को लग रहा है कि देखो कोई व्यक्ति सही में सामने खड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम होलोग्राम। और जो साइंस इससे डील करती है उसको हम बोलते हैं होलोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है अपना बिब्लियोग्राफी। कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? बिब्लियो मींस बुक, ग्राफी का है ही। तो बिब्लियोग्राफी क्या होगी? लिस्ट ऑफ बुक्स एटसेट्रा दैट हैव बीन यूज्ड बाय समबडी राइटिंग एन आर्टिकल एटसेट्रा। किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी या कोई आर्टिकल लिखा, उसमें किन किन चीजों का रिफरेंस लिया, उनकी एक जगह लिस्ट बना के लिखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचीबद्ध ग्रंथ सूची, कि कौन कौन से ग्रंथ मैंने यूज किए हैं उनको उनकी सूची में दे रहा हूँ। जैसे बुक आपने पढ़ी होगी, बुक के लास्ट में दिया रहता है कि रेफरेंस लिस्ट, मतलब कौन कौन सी बुक को मैंने रेफर किया। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कि एडम पी करके ऑथर है, उसकी 2000 में बुक लिखी थी, अमेरिकन हिस्ट्री एट सो एंड सो नाम है, इसको मैंने रेफर किया है। तो ऐसी जो पूरी लिस्ट बनी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफी। तो अब अपना आंसर क्या होगा? ए लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर टू इन स्कॉलरली वर्क क्या होगा? बिब्लियोफाइल नहीं हो सकता। बिब्लियोफाइल क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। कैलीग्राफी क्या होता है? सुलेखन। होलोग्राफी क्या होता है? होलोग्राम बनाने की साइंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिब्लियोग्राफी। अपना नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट। डोरमेंट मीन्स सुस्त अवस्था में, पूरी सर्दियों को एक सुस्त अवस्था में बिताना क्या कहलाता है? ऑप्शन है कॉन्वालेसिस, सेकंड है कोनोट, तीसरा है हाइबरनेट और फोर्थ है होइस्ट। तो ये वर्ड मैं ऑलरेडी आपको पहले भी कवर करवा चुका हूँ। कॉन्वालेस का क्या मीनिंग होता है? ए पर्सन हु इज गेटिंग वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ऑपरेशन। भी कोई व्यक्ति है, उसका कोई ऑपरेशन हो गया या फिर उसको कोई भयंकर बीमारी थी, तो वो अब बीमारी की जड़ हट चुकी है अब, लेकिन उससे धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वालेसिस। और इसको दूसरा वर्ड भी हमने देखा था, ये क्या होता है? रिकुपरेट। RECUPERAT। तो रिकुपरेट का भी मीनिंग यही होता है। हिंदी में इसका क्या मीनिंग होता है? स्वास्थ्य लाभ। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है, अब ये सर्जरी के बाद में रिकवर हो रही है, तो क्या क्या बोलेंगे? ये कॉन्वालेस कर रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोनोट। CONNOT। ये स्पेलिंग्स में भी आ सकता है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? CONNO है, ये आप याद रखिएगा, सिंगल एन नहीं है। तो कोनोट का क्या मीनिंग होता है? टू सजेस्ट ए फीलिंग, एन आइडिया एटसेट्रा एज वेल एज द मेन मीनिंग। कि कोई भी चीज है, कोई भी वर्ड है या फिर कोई मूवी है, तो वो कोई किसी फीलिंग को या किसी आइडिया को सजेस्ट कर रही है उसके मीनिंग बताने के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोनोट। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अर्थ सूचित करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ, अब आपको अच्छे से याद रहेगा। किसी चीज का कोनोटेशन क्या है? सही अपन बोलते हैं कि यार इस चीज का नेगेटिव कोनोटेशन है। हम ये बोलते हैं कि यार वो व्यक्ति या वो लड़की बहुत तेज है। तो तेज होना तो अपने आप में क्या है?
तेज होना मीन शार्प होना, इंटेलिजेंट होना, अच्छी बात है, बट उसका मीनिंग क्या निकालते हैं कि हम बोलते हैं कि वो लड़की बहुत तेज है, तो अपन नेगेटिव माइंडसेट में उसका मीनिंग निकालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तेज होना। इस शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं तो इसका नेगेटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव कोनोट है, कोनोट करता है वो क्या करता है, किसी के बारे में नेगेटिव अर्थ सूचित करता है कि वो बहुत तेज है। फोर्थ वर्ड क्या है, हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है, टू स्पेंड द विंटर इन ए स्टेट लाइक डीप स्लीप, कि पूरी सर्दियों में गहरी नींद की अवस्था टाइप में पूरी सर्दियों को गुजारना, इसको हम बोलते हैं हाइबरनेट करना। हिंदी में इसको बोलते हैं शीत निद्रा करना। जैसे कि आप देखते हो कि भालू होते हैं, बेर होते हैं, जो अक्सर क्या करते हैं, पूरी सर्दियों में सोते रहते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि पूरी सर्दियों में सोते हैं तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो इनको बहुत कम फूड की और बॉडी उसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, तो वो लोग ऐसे ही अपनी पूरी विंटर्स को निकालते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो आजकल कंप्यूटर्स में भी हाइबरनेट का एक ऑप्शन आता है। हाइबरनेट भी इसी हाइबरनेट से लिया गया है। कंप्यूटर को हम हाइबरनेट करेंगे तो क्या करेगा कि जैसा जिस सिचुएशन में था जैसा ही बंद हो जाएगा, वापस स्टार्ट करोगे तो जैसा आपने बंद किया था, जो फाइल्स ओपन करेगी थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है हाइबरनेट। आगे जब अपन वोकैबुलरी की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हाइबरनेशन से रिलेटेड एक वर्ड और है एस्टिवेशन, उसका क्या मीनिंग होता है। हाइबरनेशन होता है हमेशा सर्दियों में, एस्टिवेशन होता है गर्मियों में। नेक्स्ट वर्ड है होइस्ट। होइस्ट क्या होता है, हम बोलते हैं होइस्ट द फ्लैग, किसी झंडे को फहराने को क्या बोलते हैं, होइस्ट करना बोलते हैं, सिंपल, होइस्ट द फ्लैग, झंडा फहराना। तो टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट, कॉन्वेलेस होगा नहीं, कोनोट होगा नहीं, होइस्ट होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइबरनेट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए डिटेल्ड प्लान फॉर ए जर्नी, स्पेशली ए लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। जर्नी मीन्स कोई यात्रा, वहां घूमने के लिए डिटेल्ड प्लान बनाया गया है, और उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, कि एक ऐसी जर्नी कि मैं 3 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, पहले दिन में यहाँ जाऊंगा, इस जगह पे मैं 5 चीजें देखूंगा, फिर अगले दिन में यहाँ जाऊंगा, 5 चीजें वहां देखूंगा। तो ऐसी पूरी डिटेल्ड प्लान को हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है इन्वेंट्री, दूसरा है ट्रेजेक्ट्री, तीसरा है आइटिनरी, फोर्थ है डायरेक्टरी। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मीनिंग होता है, ऑल द गुड्स इन ए स्टोर, किसी भी स्टोर में स्टॉक में जितना भी सामान रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स आइटम है, इस एक्स आइटम की हमारे पास 50 क्वांटिटी है, फिर हमारे पास ये वाई आइटम है, वाई आइटम की 100 क्वांटिटी है, फिर जेड आइटम है, इसकी 1000 क्वांटिटी है। तो इस सबको मिला के स्टोर में कितना भी आइटम है उनको सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माल सूची। हम बोलते हैं इन्वेंट्री की लिस्ट बनाओ। इन्वेंट्री की लिस्ट बनाओ मतलब तुम्हारी दुकान में जितनी भी सामान है उनकी कितनी क्वांटिटी है, कौन सी ब्रांड का वो चीज है, तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। फिर क्या होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, द कर्व्ड पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन फायर्ड, हिट और थ्रोन इनटू एयर। अगर यहाँ से हमने या तो कोई बंदूक चलाई, गोली चलाई, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका, तो ये पहले क्या करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऐसे मूव करेगा, फिर धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी तो ये मूवमेंट ऐसा होगा, लास्ट में से आके जमीन में गिरेगा। तो जिस पूरे रास्ते को ये फॉलो करता है, जो ब्लू की डॉटेड लाइन बना रखी है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री किसकी होती है, एरोप्लेन्स की या मिसाइल की, या फिर हवा में बॉल फेंकते हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री। हिंदी में क्या मीनिंग होता है, प्रक्षेप पथ। नेक्स्ट वर्ड है आइटिनरी। तो आइटिनरी का क्या मीनिंग होता है, प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस दैट यू विजिट, कि यात्रा का पूरी प्लानिंग करना, कि उसमें ये बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह जाने वाले हैं और किस किस रास्ते रूट से जाने वाले हैं, तो उसको हम आइटिनरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेवल आइटिनरी है, इसमें बताएंगे डे 1 में सुबह इतने बजे मैं यहाँ जाऊँगा, फिर इतने बजे यहाँ जाने वाला हूँ, फिर दूसरे दिन मैं यहाँ जाने वाला हूँ, डे 3 डे 4। जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है इसको बोलते हैं आइटिनरी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यात्रा क्रम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का क्या मीनिंग होता है, बुक और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। बुक इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्यों बोलेंगे, कि जब से कंप्यूटर्स का जमाना आया तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो ही रही है। तो ए बुक और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कंटेनिंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉर एग्जांपल पीपल्स फोन नंबर्स और द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ बिजनेसेस इन ए पर्टिकुलर एरिया। कि एक ऐसी बुक या इलेक्ट्रॉनिक फाइल, उसके अंदर उसमें उस एरिया के जितने भी या तो फोन नंबर हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कि भाई सबसे पहले सीरियल ऑर्डर में फोन नंबर आएगा 1111, तो ये किस व्यक्ति का है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया हो तो उसको डायरेक्टरी बोलेंगे।
या फिर आप एक शहर में जाओगे, छोटे शहर में, तो उस शहर में कौन कौन से बिजनेस है, उनका क्या एड्रेस है, तो उसको आप अरेंज करोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। जैसा कि आप यहाँ देखिए कि बचपन में हम क्या देखते थे कि ऐसी बड़ी सी बुक होती थी जिसमें सभी फोन नंबर लिखे रहते थे। उन फोन नंबर के आगे, जब लैंडलाइन का जमा था, फोन नंबर के आगे लिखा रहता था कि ये नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है और उनका एड्रेस क्या है। तो डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है, ये जो यात्रा क्रम लिखा हुआ है वो पुरानी स्लाइड से एडिट नहीं हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिए। तो ए डिटेल प्लान फॉर ए जर्नी, स्पेशली ए लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। इन्वेंट्री नहीं होगा। इन्वेंट्री क्या होता है, माल सूची। ट्रेजेक्ट्री हमने देखा ही है। डायरेक्टरी क्या होती है, लिस्ट ऑफ फोन नंबर या सब इवेंट्स की जो है, जो कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है तो उनकी जो एक लिस्ट होती है उसको बोलेंगे डायरेक्टरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आईटी नरी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो क्या था, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में जो सुख हैं, शारीरिक सुख हैं, उनसे अपने आप को वंचित रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है एथिस्ट, थीस्ट, एस्थेटिक एंड एस्थेटिक। अब देखिए फ्रेंड्स, इनको देखते ही आपने एथिस्ट और थीस्ट तो आपने देखा होगा कि लगभग हर साल रिपीट ही हो रहे हैं, हर जगह रिपीट हो रहे हैं। और जो मेरी थियोस रूट वर्ड की सीरीज है, जो अपनी वोकेबलरी की सीरीज में पहला वीडियो था, उसमें मैं ऑलरेडी इन सबको कवर कर चुका हूँ। एस्थेटिक भी 2-3 बार ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आपको खुद वो लगेगा कि मोर और लेस 90% चीजें रिपीट ही होती हैं एसएससी के एग्जाम्स में। जो थीस्ट क्या होता है, रूट वर्ड थियोस से बना है। तो थियोस क्या होता है, रिलीजन। थीस्ट क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा करता है। थियोस क्या होता है, रिलीजन ही गॉड। तो थीस्ट क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा करता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम आस्तिक। अब इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि ये फैमिली क्या कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है, कृष्ण जी की भक्ति कर रही है। तो ये कौन है, थीस्ट है, आस्तिक लोग है। अब थीस्ट में अपन ए लगा देंगे पहले, तो क्या वर्ड बनेगा, अथिस्ट बनेगा। तो अथिस्ट बनाते ही इसका एंटोनिम बन जाएगा थीस्ट का। तो अथिस्ट क्या होगा, नास्तिक, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है। आप इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि एक फेमस बुक थी, वाई आई एम एन अथिस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किसने लिखी थी, भगत सिंह ने लिखी थी अपने मरने से कुछ ही साल पहले। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। इसका क्या मीनिंग होता है, ए पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एकदम सिंपल तरीके से रहता है और स्ट्रिक्ट तरीके से रहता है, और जो संसार में जो शारीरिक सुख सुविधाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई एसी के घर में नहीं रहेगा, कोई गद्दे पे नहीं सोएगा, या फिर इसके अलावा उसके आने जाने के लिए गाड़ी नहीं होगी, पैदल ही चलेगा, तो ऐसे ही व्यक्ति को हम एस्थेटिक बोलते हैं। और स्पेशली क्या होते हैं, ये लोग किसी धर्म की पालना के लिए ये सब काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, सन्यासी। कि सन्यासी वो व्यक्ति जिसे खुद ही खाने का ठिकाना नहीं है, वो किसी से मांग के खा लेगा या फिर एक किसी के आश्रम में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्टोग्राफ में आप देखिए, एस्थेटिक क्या होता है, इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए। ये क्या होता है, ये बुद्धिस्ट भिक्षु है। ये लोग क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, अपना जीवन वहीं व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक आपने सुना होगा कि यार इसकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत अच्छी है। मीन्स एस्थेटिक मीन्स हम किसी चीज की यूटिलिटी, मतलब उसकी क्या काम दे रही है वो चीज, उसके बारे में नहीं देख रहे हैं, वो कितनी अच्छी दिख रही है, उससे रिलेटेड वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का क्या मीनिंग होता है, कनेक्टेड विथ ब्यूटी एंड आर्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। कि कोई चीज की सुंदरता या फिर कोई आर्ट है उसकी सुंदरता या फिर ब्यूटीफुल चीजों की सुंदरता से रिलेटेड चीजें होती है, उसको हम एस्थेटिक बोलते हैं। सौंदर्य संबंधित जो भी चीज होती है उसको एस्थेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए, वहां आपको इतना अच्छा प्यारा सा व्यू दिखा, तो हम क्या बोलेंगे, क्या एस्थेटिक व्यू है, क्या एस्थेटिक नजारा है। तो वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर। एथिस्ट क्या होता है, नास्तिक। थीस्ट क्या होता है, आस्तिक। एस्थेटिक क्या होता है, सौंदर्य संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्थेटिक, सन्यासी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। अभी मैं ये बताऊंगा, इससे थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा था, एक्रोनिम। तो एक्रोनिम में अपन क्या करते थे कि 4 वर्ड हैं, चारों वर्ड का जो पहला लेटर्स है तो उसको लेके हम वर्ड बनाते हैं, वो एक्रोनिम होता था। बट अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कोई वर्ड है या फिर कोई फ्रेज है, उस एक वर्ड का ही शॉर्ट फॉर्म है बना दिया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे एटसेट्रा की स्पेलिंग पूरी होती है, ईटीसी जो भी होती है, तो इसको हम शॉर्ट में ईटीसी डॉट लिख देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया उस वर्ड का, उसको हम क्या बोलेंगे। अपने ऑप्शन है समरी, प्रेसिज, स्यूडोनिम एंड एब्रीविएशन। तो समरी हम पहले भी देख चुके हैं, समराइज करना क्या होता है, सार निकालना। समरी क्या होता है, सारांश। प्रेसिज क्या होता है, संक्षेप सार।
अपन 9th-10th में पूछते थे कि प्रेसिज लिखो इसके बारे में, तो क्या होता है? संक्षेप सार। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्यूडोनिम। स्यूडोनिम अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें ही आप, कि ए नेम यूज्ड बाय समबडी स्पेशली राइटर इंस्टेड ऑफ देयर नेम, कि कोई ऑथर है, कोई लेखक है, वो अपने नाम की जगह किताब किसने लिखी है उस जगह कोई दूसरा नाम लिखता है तो उसको हम बोलते हैं स्यूडोनिम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छद्म नाम। फिर क्या होता है? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है कि कोई वर्ड बड़ा वर्ड होता है उसको हम छोटा करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई वर्ड होता है MISTER, मिस्टर, लेकिन अपन कैसे लिखते हैं? किसी का नाम लिखते हैं मिस्टर XYZ, तो मिस्टर MR डॉट करके लिख देते हैं। मिसेस होती है तो MISSUS होता है, बट MRS डॉट लिख देते हैं। डॉक्टर का हम DR डॉट लिख देते हैं। तो इस तरीके से वर्ड्स को शॉर्ट करते हैं। एक ही वर्ड को जब शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एब्रीविएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु रूप, किसी शब्द का लघु रूप। तो इसका आंसर क्या होगा? इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, ऑब्वियसली एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था? वन हु डिनोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरे लोगों के भले के लिए कुर्बान कर देता है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कुर्बान नहीं बोलूंगा, कि जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी भर दूसरों के भले के लिए, परोपकार के लिए लगा देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है मार्टर, एल्ट्रुइस्ट, एल्केमिस्ट और एम्बेसडर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्टर का क्या मीनिंग होता है। मार्टर मीन्स शहीद। कोई व्यक्ति शहीद हो गया देश के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? शहीद, मार्टर। इसको आप स्पेक्ट्रोग्राफ से देखिए कि कोई आर्मी का कोई जवान होता है, शहीद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्टर। दूसरी तरफ क्या होता है? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट किस व्यक्ति को बोलेंगे? कि परोपकारी मनुष्य, कि कोई ऐसा व्यक्ति उसने अपने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के पैसों के लिए जिंदगी नहीं, कोई जॉब या कुछ नहीं किया, उसने लोगों के परोपकार के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने पूरी जिंदगी भर बीमार लोगों की सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइस्ट। और ऐसे विचारों को हम क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु कैन चेंज एनीथिंग इनटू गोल्ड। एल्केमी एक साइंस होती है, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? भी किसी भी चीज को कैसे सोना बना सकते हैं। तो जो व्यक्ति एल्केमी की प्रैक्टिस करता है उसको हम बोलते हैं एल्केमिस्ट। तो एल्केमिस्ट का मीनिंग जैसे आप इस पिक्टोग्राफ से देखिए कि ये व्यक्ति इस चीज खोजने की तैयारी में कर रहा है कि जो किसी भी चीज को सोना बना सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केमिस्ट। इसके अलावा आपने एक फेमस बुक पढ़ी होगी द एल्केमिस्ट करके, पोलो कोहेलो करके एक ऑथर है, उसकी बहुत फेमस बुक है द एल्केमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बेसडर। एम्बेसडर का क्या मीनिंग होता है? राजदूत। कि किसी देश का व्यक्ति दूसरे देश में राजदूत होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। वो उस देश को वहां पे रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है, ये कौन है? अमेरिका में भारत का राजदूत है। तो इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? राजदूत, एम्बेसडर। तो वन हु डिनोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल क्या होगा? मार्टर तो क्या होता है? शहीद होता है। एल्केमिस्ट हमने देख लिया, एम्बेसडर राजदूत होता है। एल्ट्रुइस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति। नेक्स्ट क्या है? वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, कि एक ऐसा व्यक्ति, वो उसकी विचारधारा वही है जो स्थापित हो चुकी है समाज में। समाज में ये स्थापित हो चुका है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो स्टेब्लिश्ड हो गई है, जो सदियों से चली आ रही है, उन्हीं विचारधाराओं को जो व्यक्ति रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स, सेकंड है मिशनरी, तीसरा है मोनोथिस्ट, फोर्थ है एथिस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, एथिस्ट वहीं पे भी एक ऑप्शन था, यहाँ पे भी एथिस्ट एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स ऐसा व्यक्ति होता है जो फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड बिलीव्स, कि जो हम बिलीफ हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं कि भाई मनुष्य, पुरुष को काम करना चाहिए, महिलाओं को घर पे रख के घर का काम करना चाहिए, बच्चों की पालन पोषण करना चाहिए। तो जो पुराने जो विचार हैं उन पे ही जो भरोसा करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी व्यक्ति, या परंपरागत तरीके से जो सोचता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। मिशनरी। मिशनरी दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं? धर्म के प्रचार करने वाले लोग, कि ऐसे लोग जो अपने देश से दूसरे, जैसे भारत पे जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो ईसाई समुदाय के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आके इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों में धर्म का प्रचार करने लग गए। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? मिशनरी लोग, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? मोनोथिस्ट। अब यहाँ पे मोनोथिस्ट को कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करोगे? मोनो प्लस थीस्ट। मोनो रूट वर्ड पे भी मैंने क्लास ली हुई है, थीस्ट पे भी ली हुई है। तो मोनो मीन्स वन, थीस्ट हमें पता ही है कि जो भगवान में भरोसा करता है।
तो मोनोथिस्ट ऐसा व्यक्ति होगा जो एक ही भगवान में भरोसा करता है। और मोनोथिस्ट का एंटोनिम क्या होगा? मोनो क्या होता है? वन। मैंने आपको बताया कि मोनो जहां पे भी आई उसका एंटोनिम हमेशा होता है पॉली। पॉली मीन्स मेनी। तो मोनोथिस्ट का एंटोनिम क्या होगा? पॉलीथिस्ट। नेक्स्ट वर्ड अथिस्ट मैंने बताया था, ए प्लस थिस्ट मीन्स अथिस्ट कौन व्यक्ति है? जो गॉड में भरोसा नहीं करता, नास्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ए लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस सोल्जर्स। कि या तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बिल्डिंग्स का समूह है जिसमें सोल्जर्स को रखा जाता है। वो किस लिए रखा जाता है? कोई फॉरवर्ड पोस्टिंग है तो वहां पे सोल्जर्स रहेंगे, वहीं पे लगभग रेडी पोजीशन में रहेंगे ताकि उनको युद्ध जरूरत पड़ते है उनको वहीं से तैनात कर दिया जाए। तो ऐसी जगह को बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है डॉर्मिट्री, सेकंड है फोर्ट, तीसरा है क्वार्टर्स, फोर्थ है बैरेक्स। अब ये फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान है, आपने लगभग कॉमनली आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले डॉर्मिट्री क्या होती है। डॉर्मिट्री होती है शयन गृह। कि डॉर्मिट्री सिर्फ आर्मी से ही रिलेटेड नहीं है, तो बड़ी स्कूल कॉलेज हो गई तो उसमें डॉर्मिट्रीज होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनका इंडिविजुअल रूम्स तो होता नहीं, तो उनके ऐसे बेड्स होते हैं, सबका एलोकेटेड बेड होता है, बेड के पास अलमीरा होती है, तो लोग सोने के लिए जहाँ पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं शयन गृह, डॉर्मिट्री। इसको आप डॉर्मिट्री को स्पेक्ट्रोग्राफ से एसोसिएट कीजिए। सेकेंड ऑप्शन है फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला। किला किससे? किला पता ही अपने को, बहुत सारे किले हैं इंडिया में, तो फोर्ट से हमने एसोसिएट किया था। फोर्ट क्या होती है? एक ऐसी जगह जहां पे कोई आक्रमण नहीं कर सके, उसके हिसाब से हमने ऐसा पूरा किला बनाया गया है। क्वार्टर्स क्या होते हैं? हमने सुना होगा गवर्नमेंट क्वार्टर्स, आर्मी के क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि सरकारी क्वार्टर्स ऐसे होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब करते हैं उनको ऐसे क्वार्टर्स मिलते हैं। तो क्वार्टर्स क्या होते हैं? उनके रहने की जगह होती है। तो ये क्या है? क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स तो क्या होगी? रहने के लिए जगह होती है। बैरक्स क्या होते हैं? बैरक्स देखिए आप, बैरक्स को इससे आप एसोसिएट कीजिए, देखते पता होगा कि एक एडवांस पोस्टिंग है, ऊपर रूफ को देख के लगा होगा कि आपको ये कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, मेक शिफ्ट बिल्डिंग है। इसमें ये देखिए ये सबकी अलमारी लगी हुई है, सबका बेड लगा हुआ है, तो यहीं पे लोग रहते हैं, सोते हैं, रेडी रहते हैं। और जैसे कहीं पे एडवांस बॉर्डर के पास ड्यूटी है तो जब भी तैनाती होगी तो यहाँ से फटाक से तैनाती हो जाएगी। तो इस जगह को क्या बोलेंगे? बैरक्स। ए लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस सोल्जर्स, डॉर्मिटरी शयन गृह, ये होगा नहीं आंसर। फोर्ट तो किला होता है, क्वार्टर्स क्या होता है? रहने के लिए घर, तो बैरक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। ऑप्शन है टॉपिक्स, एजेंडा, टाइम टेबल और प्रोग्राम। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, प्लस इसके ऑप्शन भी बहुत आसान है। तो टॉपिक्स क्या होते हैं? अपन बोलते हैं कि आज मेरा ये टॉपिक पूरा नहीं होता। टॉपिक क्या होता है? विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर भी एक कोई टॉपिक है तो वो पूरा नहीं हुआ, तो वो टॉपिक्स होते हैं। टाइम टेबल हमें पता है, समय सारणी, कि हम अक्सर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम टेबल बनाना और उस टाइम टेबल को फॉलो करना। तो टाइम टेबल, समय सारणी। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? टीवी पे प्रोग्राम आने वाला है तो क्या होता है? कार्यक्रम। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। कि कोई भी मीटिंग होने वाली होती है तो मीटिंग जब भी होती है तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। कि मीटिंग तो बुला रहे हो लेकिन मीटिंग में किस बारे में डिस्कशन होने वाला है, ताकि हम लोग तैयारी करके जाएं। तो इस एग्जांपल से देख सकते हो कि मीटिंग का एजेंडा होता है कि भाई पॉइंट नंबर 1 डिस्कस होना है, फिर पॉइंट 2 डिस्कस होना है, फिर पॉइंट 3 डिस्कस होना है। तो इस तरह से जो कार्य की सूची बनती है मीटिंग के लिए तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। तो ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एजेंडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? ए सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स। कि समुद्र या फिर एक कोई पानी, लंबी चौड़ी दूरी में पानी होगा, उसके अंदर बहुत सारे आइलैंड होंगे, बहुत सारे टापू होंगे। उन टापुओं के समूह को पूरे जो समूह है उनका जो ग्रुप होगा आइलैंड्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन 1 है हार्बर, सेकंड है ओशियन, तीसरा आर्कीपेलगो, फोर्थ है बे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हार्बर क्या होता है। Harbor means an area of water on the coast protected from the open sea by strong walls where ships can shelter। कि समुद्र है पूरा चारों तरफ, समुद्र के पास में एक थोड़ी सी कोई जगह होगी, जैसे यू शेप की कोई जगह, जैसे इधर से ये दीवार सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये पानी मोर और लेस ओपन सी में नहीं है, 2 या 3 तरफ से जमीन है। तो ऐसी जगह पे पानी से मोर और लेस बचत हो रखी है, तो ऐसी जगह पे आके जहाज खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे पूरे एरिया को बोलते हैं हम हार्बर।
हिंदी में अक्सर पढ़ा होगा बंदरगाह, कि बंदरगाह कहाँ होते हैं जहाँ शिप खड़ी होती है। और अगर ऐसे आर्टिफिशियल जगह नहीं बन पाती, तो नेचुरल जगह नहीं मिल पाती, तो हम आर्टिफिशियली दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दीवार लगा देते, तो बाहर का पानी का मूवमेंट कम हो गया, इतना सा रास्ता है पानी से मूवमेंट का, तो इधर से बोट्स आएंगे और इधर आके लग जाएंगी। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह। तो हार्बर लगभग कैसे आएगा कि सबसे पहले जमीन होगी, जमीन के किनारे बंदरगाह होगा, बंदरगाह की थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ओपन समुद्र चालू हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ओशियन। ओशियन क्या होता है? सी क्या होता है? सागर। ओशियन क्या होता है? महासागर, जैसे प्रशांत महासागर। ये फोटोग्राफ से आप याद कीजिए। तीसरा वर्ड क्या? आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड सी सराउंडिंग देम, कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पे बहुत सारे टापू हैं, उन टापुओं के समूह को हम आर्कीपेलगो बोलते हैं। अब इस फोटो से देखिए कि ये टापू यहाँ पे है, छोटा छोटा। जैसे आप इंडोनेशिया का मैप याद कीजिए, तो इंडोनेशिया के मैप में क्या है, काफी सारे छोटे 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 टापू हैं, तो उनको मिला के क्या बनता है? आर्कीपेलगो बनता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। इंडिया में कहाँ पे आर्कीपेलगो? अंडमान निकोबार हैं, लक्षद्वीप है, वो भी क्या है? छोटे छोटे द्वीप के समूह हैं। नेक्स्ट क्या होता है? बे। बे किसको बोलेंगे? ए पार्ट ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू फॉर्म ए कर्व, कि ऐसी कोई कोस्ट किनारा, समुद्री किनारा, जहां पे इस टाइप से कर्व बनाती है जमीन। या फिर इसको आप ऐसा याद करिए कि पानी की वह बॉडी जो तीन तरफ से जमीन से घिरी हो। जैसे अब ये बे ऑफ बंगाल है, आपने शुरू से पढ़ी होगी, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है? ऐसा शेप है। इस शेप में इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, ऊपर भी जमीन है, सिर्फ एक नीचे से पानी से कनेक्ट होती है। तो ऐसी कोई जगह पानी की वाटर बॉडी जो तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई हो, उसको हम बोलते हैं बे। हिंदी में इसको बोलेंगे खाड़ी। तो बे मीन्स आप बे ऑफ बंगाल से याद कीजिए कि बंगाल की खाड़ी, तो बे का मीनिंग होता है खाड़ी। तो ए सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स। हार्बर क्या होता है? बंदरगाह। ओशियन समुद्र, महासागर। बे क्या होता है? खाड़ी। आर्कीपेलगो क्या होता है? द्वीप समूह। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है? ए कप और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवार्डेड एज ए प्राइज फॉर विक्ट्री और सक्सेस। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा रखे हैं। अब इसमें क्या करना है कि आपको इसका मीनिंग आसानी से समझना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो गलत होंगे ही नहीं। कोई कप या फिर कोई भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है जो किसी व्यक्ति ने कोई जीत हासिल की है या फिर कोई सक्सेस मिली है उसको, तो उसके बाद उसको दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? प्रेजेंट, गिफ्ट, क्राउन एंड ट्रॉफी। गिफ्ट किसको बोलते हैं हमें पता ही है। और प्रेजेंट क्या होता है कि ही गोट मेनी प्रेजेंट्स, तो प्रेजेंट का मीनिंग भी गिफ्ट ही होता है। तो इन दोनों का मीनिंग तो क्या हो गया? प्रेजेंट या गिफ्ट? गिफ्ट हो गया, अपने जो गिफ्ट देते हैं। ये तो सिंपल, आप इनसे एसोसिएट कीजिए दोनों। क्राउन क्या होता है? मुकुट। तो मुकुट तो हम किसी ने जीत हासिल किया तो नहीं देखते, वो तो गद्दी पे बैठता है तो मिलती है। दूसरी तरफ ये देखो, कप साइज का ऑब्जेक्ट या कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है, किसी ने कोई जीत हासिल की, 100 मीटर रेस में जीता, तो हम इसको क्या देते हैं? ट्रॉफी। ये कप साइज का ऑब्जेक्ट है या फिर डेकोरेटिव आइटम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल इन ए कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, कि किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में सारे लोग रहते हैं जो वहां पे वोट दे सकते हैं किसी चुनाव में, तो उन सब लोगों को एक साथ में क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इलेक्टोरेट, दूसरा है इनहेबिटेंट्स, तीसरा है सेटलर्स, फोर्थ है रेजिडेंट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्या होता है? द पीपल इन ए कंट्री और एन एरिया हु हैव द राइट टू वोट, थॉट ऑफ एज ए ग्रुप, कि कोई भी एक एरिया है, फॉर भी एग्जाम्पल कि एक लोकसभा चुनाव के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग, वहां से एक एमपी बनना है, तो उस एमपी बनने के लिए वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो वहां की जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं, कितने लोग वोट दे सकते हैं, वो लोग वोट देके एक एमपी को चूज करेंगे, तो उस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्टोरेट। ऐसे सब लोगों को हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्वाचक वर्ग। निर्वाचक वर्ग मिलकर एक व्यक्ति को निर्वाचित करेगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इलेक्टोरेट। दूसरा ऑप्शन है इनहेबिटेंट्स। तो इनहेबिटेंट्स हमें पता है कि हम अक्सर पूछते हैं कि जो प्राचीन टाइम से ये लोग हैं, दे आर ओल्ड इनहेबिटेंट्स ऑफ सम प्लेस। तो इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, जो शुरू से वहां पे रहते आए हैं। फिर वर्ड क्या होता है? सेटलर। सेटलर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश को छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाता है, तो उसको सेटलर बोलेंगे। इंडिया से जाएगा यूएसए में जाके सेटल हो जाएगा, तो क्या है? सेटलर। ए पर्सन हु गोज टू लिव इन ए न्यू कंट्री और रीजन, एक अपने देश को छोड़ के या फिर अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में बसता है, कौन होता है? सेटलर। रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंस प्रूफ होता है, रेजिडेंस प्रूफ होता है, तो रेजिडेंट मीन कहीं का निवासी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द पीपल इन ए कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। करेक्ट आंसर होगा इलेक्टोरेट। वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड। अब ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टोजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन, सेप्टुआजेनेरियन और नोनाजेनेरियन। करना है कि आपको रूट वर्ड्स में डिवाइड कीजिए। ऑक्टो मीन्स 8 होता है। आपने ऑक्टोगन पढ़ा होगा। ऑक्टोगन एक ऐसी आकृति होती है, ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 8 साइड होती है। तो ऑक्टो जहां पे भी आता है तो 8 से संबंधित है। तो ऑक्टो मीन्स 80। तो जेनेरियन समझ जाओगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 80 साल का है और 90 साल का नहीं हुआ है, तो 80 साल से लेकर 89 साल तक का व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टोजेनेरियन। सेक्साजेनेरियन, तो ये 6 से बना है, तो 60 टू 69 ईयर्स तक का व्यक्ति होगा, उसको सेक्साजेनेरियन बोलेंगे। सेप्टुआ क्या होगा? वर्ड से पता चला है। 7 की बात करें, सेप्टुआ 6 और सेप्टुआ मीन्स 70 साल से 79 साल तक के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सेप्टुआजेनेरियन। नोनाजेनेरियन क्या बोलेंगे? जो 90 साल का हो गया, 90 से 99 साल के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नोनाजेनेरियन। तो अभी पूछा गया है जो व्यक्ति 60 साल का हुआ है तो क्या होगा? सेक्साजेनेरियन। नेक्स्ट वन वर्ड जो पूछा गया वो क्या है? दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, कि ऐसी भी कोई चीज जिसके आर पार देखा नहीं जाए। सीन थ्रू मीन्स क्या होता है? आर पार। ऑप्शन है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, इम्परवियस एंड ओपेक। अब ये भी आपने बहुत, आजकल तो कॉमन वर्ड्स हो गए हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट और ये सब ओपेक वर्ड्स यूज ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। ट्रांसल्यूसेंट होता है पारभासी, कि कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे हमें आर पार दिख तो रहा है, हमें दिख रहा है कि बाहर कोई चीज है, पर वो इतनी धुंधली दिख रही है कि हम क्लियरली नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसको देखिए कि कोई कांच की कोई ऐसी शेड है, तो उसमें से हमें, या फिर हमने कोई A4 साइज का पेपर है, उसमें हमने ऑयल लगा लिया काफी सारा बालों का, तो उसके से आर पार देखते तो हमें थोड़ा सा लाइट का सोर्स या कुछ दिखता है, लेकिन आर पार क्लियरली नहीं दिखता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी। अब ये देखिए, इस यहाँ से हमें आर पार दिख रहा है, जैसे सिंपल कांच हो गया, शीशा हो गया, तो उसमें से हमें क्या दिखता है? मेरे आर पार दिखता है, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। तीसरा क्या होता है? ओपेक। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, जैसे ये ओपेक है, इसमें से हमें पीछे कोई बैकग्राउंड दिख ही नहीं रहा है, जैसे दीवार होती है, तो वो बोलते हैं ओपेक। तो पूरा दिखेगा तो ट्रांसपेरेंट, थोड़ा दिखेगा तो ट्रांसल्यूसेंट, कुछ नहीं दिखेगा तो ओपेक। नेक्स्ट वर्ड क्या पूछा? इम्परवियस। तो इम्परवियस को हम कैसे डिवाइड करते हैं रूट वर्ड्स में? इम प्लस परवियस। तो इम्परवियस क्या होता है? नॉट अलाउिंग ए लिक्विड और गैस टू पास थ्रू। ऐसी भी कोई चीज जो कोई लिक्विड या गैस चीज को अपने अंदर से गुजरने ना दे, हिंदी में इसको बोलते हैं अपरवेशीय। अब आप इसको कैसे समझेंगे? आप इसको देखिए कि ये क्या है? ये की खाली पड़ी हुई जमीन है, ठीक है, ये खाली मिट्टी है, तो इसमें क्या, जैसे बारिश होगी तो पानी सूख गया, अपने को दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम परवियस। ठीक है, कि जिसके जो अपने आप के अंदर से पानी को या फिर गैस को पास होने दे, उसको हम क्या बोलेंगे? परवियस। बट यहाँ पे ये क्या शहर है? शहर पे हमने सीमेंट किया, डामर की रोड बनी हुई है, अब यहाँ पे जो पानी पड़े रहेगा तो वो जमीन के अंदर नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? इम्परवियस। तो इम्परवियस क्या होगा? अपरवेशीय। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई पतला कपड़ा है, उसके अंदर से हम पानी छान दें तो पानी चला जाएगा, तो क्या होगा? परवियस होगा। या फिर कोई मोटी हम सीट लेंगे, जैसे कोई प्लास्टिक एल्यूमिनियम की पतली सी चादर लेंगे, तो उसके अंदर से पानी नहीं निकलेगा, तो वो इम्परवियस होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। ट्रांसल्यूसेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इम्परवियस अपरवेशीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओपेक। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था। ऑप्शन है आर्सेनल, म्यूजियम, हैंगर एंड गोडाउन। अब आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल मीन्स ऐसी कोई जगह जहाँ पे गोला बारूद और हथियार रखा जाता है, वो आर्सेनल होता है। आर्सेनल वर्ड सुनते ही ये पिक्टोग्राफ आपके माइंड में याद आनी चाहिए। म्यूजियम क्या होता है? अजायब घर। हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि अजायब घर चलेंगे, म्यूजियम चलेंगे, तो जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चीज की, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूजियम। हैंगर क्या होता है? हैंगर एक ऐसा जैसे घर जैसा ऐसा होता है, बिल्डिंग होती है वेयर हाउस की तरह, जहाँ पे एरोप्लेन जब लैंड करते हैं उसके बाद में उनको खड़ा किया जाता है, इसके अंदर जाके खड़े होंगे, बाहर आएंगे और चलेंगे। यूजली हैंगर्स कब काम आते हैं? जब जैसे किसी का प्राइवेट जेट प्लेन हो या एयरफोर्स के एरोप्लेन्स हो, तो वो काफी देर खड़े रहते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स तो जल्दी उड़ती ही रहती हैं, तो इसको हम बोलेंगे हैंगर। फिर क्या है? गोडाउन। गोडाउन क्या होता है? गोदाम, जो हम बोलते हैं अक्सर जहाँ सामान
जैसे यहाँ पे अरेंज किया रहा है, तो ये क्या होता है, गो डाउन। तो ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, ऑब्वियसली आंसर होगा आर्सेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए केज और बॉक्स फॉर रेबिट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। खरगोश हो गए या फिर बाकी छोटे एनिमल्स हो गए, उनके लिए केज पिंजरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है लेयर, केनल, हच एंड मेनाजरी। तो सबसे पहले देखते हैं लेयर क्या होता है। लेयर तो कोई पिंजरा है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं होती है, क्योंकि कोई भी जानवर है, जैसे ये क्या है, फॉक्स है, तो उन्होंने जमीन में खड्डा खोद के या फिर अपने छुपने के लिए कोई जगह बना ली है, या फिर कोई पहाड़ उसमें गुफा अपने आप बनी हुई है जिसमें कोई जानवर छुप सकता है, या रात को बारिश हो रही तो वहां रुक सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? लेयर। सेकंड केनल। केनल किसको बोलेंगे? कि हम आर्टिफिशियली कुत्तों को पालते हैं, उन कुत्तों को पालने के लिए एक छोटा सा डॉग हाउस बना देते हैं कुत्ते के रहने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे केनल। केनल वर्ड सुनते ही इससे आप एसोसिएट कीजिए पिक्टोग्राफ से। अब हच। हच किसको बोलेंगे? कि आप कोई जानवर पाले, जैसे खरगोश पाल रहे हो, तो उसके लिए आपने पिंजरा बनाया हुआ है, तो ये क्या है? हच। जैसे यहाँ से गेट खुलेगा, यहाँ नीचे खरगोश रहेगा, सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाले घर पे चला जाएगा, उसके चलने के लिए काफी जगह है, तो इसको क्या बोलेंगे? हच। खरगोश या जो छोटे जानवर हैं या बर्ड्स हैं, उसको आप इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेनाजरी। मेनाजरी क्या होता है? मेनाजरी में आपको दिमाग लगाना ही नहीं होता है। जैसे जू होता है, जंतु घर होता है, जू होता है, जहाँ पे जंगली जानवरों को पकड़ के लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनाजरी। ये पुराने टाइम में वर्ड यूज होता था। इसका क्या मीनिंग है? कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। कि जो जंगली पशु हैं उनको इकट्ठा करके, कैप्टिविटी मीन्स जेल में रखा जाता है, किसके लिए? एग्जीबिशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, कि भाई लोगों को दिखाने के लिए कि भी शेर ऐसा होता है, बाकी अदरवाइज लोग तो कैसे देख पाएंगे। वन्य पशु समूह को हम क्या बोलते हैं? मेनाजरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक केज और बॉक्स फॉर रेबिट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। केनल तो क्या होता है? डॉग हाउस। मेनाजरी क्या होता है? कुछ नहीं। जू होता है। लेयर क्या होता है? नेचुरली जो बना हुआ चीज, एनिमल्स के लिए छुपने के लिए या फिर रात को सोने के लिए काम आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हच। नेक्स्ट वर्ड क्या है? द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ। कि जो लॉ होता है, कानून होता है, उसकी साइंस क्या होती है? फिलोसफी होती है। कानून कैसे बनता है? हर देश के कानून अलग अलग होते हैं, उनका एक कंपेरिजन करके पढ़ना होता है, तो वो कौन पढ़ता है? वो किस के अंडर कवर होता है? ऑप्शंस क्या है? जस्टिस, इन्फर्मरी, जूरिस्प्रूडेंस एंड आर्काइव। इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है? आर्काइव। तो जस्टिस हमें पता है कि न्याय, सिर्फ न्याय होता है, तो ये तो फिलोसफी ऑफ कानून की फिलोसफी तो न्याय हो नहीं सकती। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इन्फर्मरी। इन्फर्मरी कुछ नहीं, हॉस्पिटल को बोलते हैं। अपन बोलते हैं कि जैसे आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें बोलते हैं कि इन्फर्म माइंड के जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती। तो इन्फर्म माइंड क्या होता है? ऐसा लोग इन्फर्म होते हैं, मीन्स मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, दिमाग उनका चलता नहीं है। तो इन्फर्मरी कौन सी जगह होती है? जहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज होता है। इन्फर्मरी क्या होती है? हॉस्पिटल को हम बोलते हैं इन्फर्मरी। जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। जो कानून है उसकी साइंटिफिक स्टडी होती है, कंपैरिजन होता है दूसरे देशों के साथ में, कानून के पीछे की फिलोसफी क्या है, कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया है, उस सब को हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव। आर्काइव क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, ए फैमिली और ए प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो जगह होती है, द प्लेस वेयर दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, उसको भी हम आर्काइव बोलते हैं। कि कोई गवर्नमेंट हो गई, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हो गई, या कोई फैमिली होगी, बहुत पैसे वाली फैमिली है, या फिर कोई जगह होगी या कोई संस्था हो गई, तो किसी संस्था को या सरकार को बनने काफी टाइम हो गया, तो उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया, तो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो जो पुरानी हो गई, काम नहीं आती, तो उनको जाके इसे किसी जगह रख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रखा है कि इनको रखे हुए हैं, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। इन फाइल्स को कलेक्टिवली बोलें तो भी आर्काइव्स बोलते हैं। अब देखने में लग रही है कि हमने ऐसे रखा हो, पर ऐसे नहीं रखी जाती है, ऑर्डर में रखी जाती है, कि जैसे 1960 की फाइलें यहाँ पे हैं, 61 की फाइलें यहाँ पे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे उनको ढूंढा जा सके। तो आर्काइव को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। जैसे कि जो इंडिया के जो नेशनल आर्काइव्स है, राष्ट्रीय अभिलेखागार है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, जस्टिस होगा नहीं। इन्फर्मरी क्या होता है? हॉस्पिटल। आर्काइव क्या होता है? अभिलेखागार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था द साउंड ऑफ ए क्रो। कि कौवा होता है तो वो जो आवाज करता है करके, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है केकल, क्रीक, क्लक और काउ। तो केकल क्या होता है? टू मेक ए लाउड अनप्लीजेंट नॉइज। कि जोर से ऐसी आवाज करना जो
सुनने में अच्छी नहीं लगे, भद्दी आवाज लगे, कोई भी जानवर निकालो उसको बोलते हैं केकर। सेकंड ऑप्शन था क्रीक। क्रीक को क्या बोलते हैं? चरचराहट। ये इसको आप ऐसे समझिए कि डोर क्रीक होता है कि हम जैसे दरवाजे को पूरा खोल के रखा है, कई बार हवा आती है तो धीरे धीरे बंद होता है, जो चर आवाज आती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीक, चरचराहट। क्लक क्या होता है? साउंड मेड बाय ए चिकन। जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों के बच्चे होते हैं, जो आवाज करते हैं उसको क्लक बोलते हैं। CAW काउ किसको बोलते हैं? जो क्रो आवाज करते हैं, लाउड अनप्लेजेंट नॉइज दैट इज मेड बाय बर्ड्स सच एज क्रोज। जो कौवे हो गया, उस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं जो आवाज करते हैं उसको बोलते हैं CAW। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो वर्ड पूछा गया था वो था द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट। थेराप्यूटिक समझते हो आप? थेराप्यूटिक क्या होता है? कि जिसको एज ए दवाई की तरह यूज किया जा सके। जैसे मेडिसिन होती है तो मेडिसिन का थेराप्यूटिक यूज होता है। थेराप्यूटिक मीन्स कोई दवाई होती है तो वो किसी मनुष्य को सही करने के लिए बनी होती है, तो वो थेराप्यूटिक होती है। तो जो सनलाइट है, सूर्य की जो वो लाइट है, उसको दवाई की तरह काम करने को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है डेक्टियोलॉजी, सेफोलॉजी। यहाँ पे फ्रेंड्स पीस साइलेंट है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं? सेफोलॉजी, जीनियोलॉजी और हेलियोथेरेपी। सबसे पहले देखते हैं डेक्टिलोलॉजी क्या होता है। द मेथड ऑफ यूजिंग मैनुअल साइन लैंग्वेज एज इन कम्युनिकेटिंग विथ डेफ पीपल। कि जो लोग बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते, तो उनको समझाने के लिए अपन साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, हाथों से इशारे करके उनको समझाते हैं वो लोग। तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? डेक्टिलोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेक्टिलोलॉजी। तो क्या है? एक तरीके से डेक्टिलोलॉजी क्या है? साइन लैंग्वेज। दूसरे नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने के बाद में चुनाव की समीक्षा होती है कि लोगों ने किस आधार पे वोट दिया है, कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र क्या था, लोगों ने पुरानी सरकार के काम को देखा है या व्यक्ति विशेष को मद्देनजर रखते हुए वोट दिए हैं। तो उन सब का जो विश्लेषण होता है उसको हम बोलते हैं सेफोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं चुनाव विश्लेषण। सेफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्शंस। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन वर। कि हम पूरे परिवार की हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सन, जैसे आप इस पिक्टोग्राफ से देखिए कि ये दादा था, ये दादी थी, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बेटों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बेटों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भी इनको कोई पर्टिकुलर बीमारी थी या नहीं थी, अगर ये थी तो ये इनके बच्चों को पास ऑन हुई या नहीं हुई। जैसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं तो वो कुछ होती हैं जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं, तो वो इस व्यक्ति से इसमें आ रही है नहीं आ रही। फिर हम कोई बहुत पुराने, कोई बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तो उनकी वो रहती है कि प्रॉपर्टी होती है तो किन किन लोगों में बटेगी विरासत, तो उसके लिए जीनियोलॉजी का काम होता है। तो ये सब की स्टडी होती है फैमिली हिस्ट्री की, इसको हम पढ़ते हैं जीनियोलॉजी में। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वंशावली अध्ययन। पूरे वंशावली का अध्ययन करना जीनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हेलियोथेरेपी। अब हेलियोथेरेपी को आप रूट वर्ड्स में डिवाइड कीजिए, हेलियो प्लस थेरेपी। थेरेपी हमें पता ही होता है, हेलियो का क्या मीनिंग होता है? जहां पे भी रूट वर्ड हेलियो आ जाए उसका मीनिंग क्या होता है? हमेशा ही रिलेटेड टू सन होता है, सूरज से रिलेटेड ही होता है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी का मीनिंग क्या होता है? थेरापेटिक यूज ऑफ सनलाइट। सनलाइट को दवाई की तरह यूज करना, कि सनलाइट का यूज करने से कैसी बीमारियां सही हो सकती हैं। जैसे हेलियोस्फीयर होता है, हेलियोस्फीयर क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट क्या होता है? अभी देखा हमने हेलियोथेरेपी। सेफोलॉजी क्या होता है? चुनाव का विश्लेषण। जीनियोलॉजी क्या होता है? वंशावली की स्टडी। डेक्टिलोलॉजी क्या होता है? साइन लैंग्वेज, जो बहरे लोग समझ सकते हैं जिसको। तो फ्रेंड्स यही थे जो 2019 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन थी CPO-SI की, उसमें पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो वीडियो जो बनाए हैं मैंने, उसमें जो भी PDF यूज हो रहे हैं, PPT यूज हो रहे हैं, उसको मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अगर आपको PDF या स्लाइड्स चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।